हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गौरव अवस्थी और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कारवां प्रेजेंटेड बाय सरदार क्लिक्स। दरअसल यह कारवां निकल चुका है राजस्थान की उन ऐतिहासिक प्रेम कथाओं, उन वीर कथाओं की ओर जिन्हें कहीं ना कहीं आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन लिखित रूप में अपरिवर्तित रूप जो आज तक बदला नहीं है। इतिहासकारों ने उन्हें क्या कहा है, आज हम बात करेंगे महेंद्र मोमल की कहानी की। और इसके लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ राजस्थान की प्रेम कथाएं पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक। चलिए बिना समय व्यर्थ करते हुए हम कहानी की ओर चलते हैं। असल कहानी क्या थी महेंद्र और मोमल की प्रेम कहानी? कहते हैं कि गुजरात के हमीर जडेजा का विवाह सिंध के अमरकोट राज्य की सोडा जी से हुआ। एक बार वह अपने ससुराल आया और उसका साला महेंद्र उसका हम उम्र था। दोनों एक साथ घोड़े चढ़ते, शिकार खेलते, चौपड़ पासे फेंकते, दावतें खाते और मौज करते। दोनों में बहुत बड़ी दोस्ती, बहुत प्यार, सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ रहना। हमीर को ससुराल आए काफ़ी दिन हो गए। उसने अपने ससुर फिसलदे से अर्ज की कि अब उसे वापस अपने राज्य गुजरात जाने की इजाज़त दी जाए। विसलदे ने कहा, जमाई सा, हमारे राजस्थान में किसी भी नाम के आगे सा लगाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जमाई सा, अभी अभी तो आप पधारे ही हो, थोड़े दिन और विराजो। इसी बहाने मेरी बेटी को उसकी माँ के पास कुछ और दिन रहने को मिल जाएंगे। देश से आए बहुत दिन हो गए हैं और फिर बेटी भी तो पराया धन ही होती है। आगे पीछे उसे ससुराल जाना ही पड़ेगा। उम्र भर तो यहाँ नहीं रह सकती। 4-6 महीने में फिर आ जाऊंगा। ससुराल तो आते जाते रहना चाहिए, वहाँ जमकर बैठना अच्छा नहीं होता। हमीर ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से अर्ज की, जैसी आपकी मर्जी। पंडित जी से रवानगी का अच्छा मुहूर्त निकालकर आपके पधारने का दिन तय करवा लेता हूँ। दिशाशूल को टालते हुए पंडित जी ने रवानगी का मुहूर्त निकाल दिया। हमीर ने महेंद्र से कहा, साले जी आप भी हमारे साथ पधारो। आपको मेरे गले की सौगंध ज़्यादा नहीं तो 2-4 दिन ही रुकना, लेकिन आपको मेरे साथ चलना चाहिए। बहन ने भाई के साथ चलने की जिद कर ली। महेंद्र ने सोचा कि बहन बहनोई इतना कह रहे हैं, गुजरात तो जाऊंगा नहीं, 2-4 मंजिल तक छोड़ आऊँ। आगे आगे सामान लदे ऊँट जा रहे हैं। उनके पीछे सोडा जी का रथ जिसमें नागोरी बैल जुते थे, उसके पीछे घोड़ों पर चढ़े हमीर के साथी, और सबसे पीछे हमीर और महेंद्र बात करते करते, हंसी मजाक करते अपने घोड़ों पर सवार हुए चले आ रहे हैं। काफिला चल रहा है गुजरात की ओर। इस समय महेंद्र अपने बहनोई के साथ गुजरात की ओर निकल रहे हैं। लोदरवा गांव से 8-10 कोर दूर काफिले ने पड़ाव डाला। अब ये लोदरवा वो है जहाँ से मोमल की कहानी की शुरुआत होगी। अच्छा जंगल, चारों ओर हरियाली, कहीं मोर बोल रहे हैं, कहीं हिरण चर रहे हैं, कहीं खरगोश झाड़ियों में कूद रहे हैं। महेंद्र ने हमीर से कहा, कल तो मैं वापस लौटूंगा, बड़ा अच्छा जंगल है, चलो आज आखिरी शिकार हो जाए। हमीर ने कहा, आपके गुजरात नहीं चलने की बात मेरे नहीं जमी, लेकिन शिकार की बात 16 आने जम गई। चलो पहले शिकार खेल लें, फिर आपके साथ चलने की बात करेंगे। दोनों ने हाथ में कमान लिए, तरकश में तीर डाले, घोड़े पर चढ़े और शिकार खेलने के लिए निकल गए। घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनकर एक काला हिरण चौंक कर झाड़ी से निकला और भागा। दोनों जवानों ने अपने घोड़े हिरण के पीछे दौड़ा दिए। आगे आगे हिरण, पीछे पीछे घोड़े। हिरण अपनी जान बचाता आड़ा टेढ़ा भागता, घोड़े उसके पीछे पीछे। सवारों की दिशा और फासले की ओर ध्यान ही नहीं। हिरण का पीछा करते करते एक नदी के किनारे जा पहुँचे। नदी शांत बह रही थी। हिरण जान बचाते हुए तैरते हुए नदी के बीच में जा पहुँचा। हमीर ने कहा, बेचारे ने जल में शरण ले ली है, अब उसे क्या मारें। शिकार छोड़ दोनों सवार इधर उधर देखने लगे। नदी के उस पार एक बाग लगा हुआ था जिससे फूलों की सुगंध आ रही थी, और बाग के बीच एक ऊंची मेड़ी झरोखेदार थी। मेड़ी
एक ऐतिहासिक रूप से बनी हुई ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो रानियां अपने रहने के लिए बनाया करती थी बाग उपवन में, जहां से हवाएं और पक्षी भी वहां विचरण करते हुए, कलरव करते हुए हमें दिखाई देते थे। हमीर ने कहा, कितना सुहावना स्थान है, देखते ही तबीयत प्रसन्न हो गई। महेंद्र ने कहा, आपने ठीक कहा, लेकिन इस इलाके में और ऐसा स्थान, क्योंकि उस समय जो राजस्थान की ओर से गुजरात की ओर मार्ग जाते थे वह रेगिस्तानी रूप में ही थे। वहाँ एक उपवन मिला नदी के किनारे, इतना सुंदर, तो इतना मनमोहक, उसे देखना तो लाजमी था। सौदागरों के मुंह में से तो अरब में नखलिस्तान की चर्चाएं सुनी हैं। कहता है कि सौदागरों के मुंह से तो अरब में नखलिस्तानों की चर्चा सुनी है, लेकिन अपने पड़ोस में नखलिस्तान के बारे में कभी नहीं सुना। नखलिस्तान की देवताओं या किसी अप्सराओं ने अपने नाखूनों से उसे बनाया हो। नख राजस्थानी में नाखून को कहा जाता है। हिरण का पीछा करते करते दोनों ही सवार पसीने में सरोबार हो रहे थे। घोड़े की नाकों में उतना सांस नहीं समा रहा था। सोचा नदी पार कर बाग में जाकर पसीना सुखा लें और घोड़ों को थोड़ा विश्राम दें। दोनों ने अपने घोड़े नदी में उतार दिए। घोड़ों के घुटनों घुटनों तक पानी, आराम से नदी पार कर गए। बाग में जा सवार घोड़े से उतरे, पसीना सुखाने लगे, हाथ मुंह धोए और आपस में बात करने लगे कि कितना सुंदर बाग है। मेड़ी भी सुंदर है, 2 मंजिली मेड़ी, जिसकी हमने इमारत की बात की थी। यह मेड़ी किसकी हो सकती है? किसके मन में आए होगी कि ऐसी मेड़ी बनाए? किसी राजा की होगी, शिकार खेलने आता होगा, या रात को यही रुक जाता होगा। बिल्कुल सुनसान, शायद ही कोई इसमें रहने आता होगा। रखवाला भी गांव की एक तरफ चला गया दिखता है। नीचे आवाज़ें सुन मूमल ने मेड़ी की झाली में से नीचे झांका। अब मूमल और महेंद्र दोनों का प्रथम दीदार होने वाला है। जब मूमल महेंद्र की ओर देखेगी और जब महेंद्र मूमल को देखेगा। नीचे आवाज़ें सुन मूमल ने मेड़ी की जाली से नीचे झांका। 2 खूबसूरत जवान अपने अंग रखे खोल पसीने सुखा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर। गर्दन पर लटकते लंबे काले बाल। अब लक्ष्मी कुमारी जी महेंद्र और हमीर की तारीफ लिख रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत तक तनी हुई मूंछें, चौड़ी छाती, मांसल भुजाएं, ज़रूर कोई अच्छे घर के राजपूत होंगे, शायद रास्ता भूलकर इधर आ सकते हैं। मूमल ने अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा, नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े पकड़ें, शायद रास्ता भूलकर इधर आ निकले हैं। इनके रहने का इंतज़ाम करो, इनकी खातिर करा। राजस्थानी संस्कृति अतिथि देवो भव पे आज से नहीं, ऐतिहासिक समय से इस चीज़ पर सरोकार करती आई है। मूमल के नौकरों ने हमीर और महेंद्र के घोड़े पकड़े, ठहरने का स्थान बताया और उन्हें भोजन कराया। मूमल की एक सहेली ने आकर पूछा, आप सरदारों का विराजना कहाँ है? यहाँ कैसे आना हुआ? विराजना मानो तो आपका निवास स्थान कहाँ है, आपका ठिकाना कहाँ है, और आपका यहाँ कैसे आना हुआ? हमीर बोला, यह तो अमरकोट के राणा विसलदेव सोढ़ा का बेटा महेंद्र है। हमीर ने परिचय करवाया है महेंद्र का। मुझे गुजरात का हमीर जडेजा कहते हैं। मैं अपने ससुराल अमरकोट आया था। दोनों शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए। तुम बताओ, तुम किसकी सहेली हो, किसकी नौकरानी हो, तुम किस सुलक्षणी के मेहमान हो? ये प्रश्न थे हमीर के उस दासी से। अब दासी कहती है कि क्या आपने कभी मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल जिसकी ख्याति सारे माड़ बता दूं, जैसलमेर को कहा जाता है, जिसे मांड भी कहते हैं। मांड देश में फैली हुई है। राजस्थानी में एक प्रदेश, एक क्षेत्र विशेष को देश का नाम दिया जाता है। शह शलगम नहीं, सह सलेट देश, जिसे सब जग प्यारी मूमल के नाम से जानते हैं, जिसके रूप से यह सारा देश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह कल कल करती काक नदी गा रही है। काक नदी इस कहानी के अंत में बहुत महत्वपूर्ण अपना सहयोग अदा करेगी, तो मैं
सोचा पिन कर दूं इसे। कल कल करती काक नदी गा रही है, यह मूमल की मेढ़ी है और मूमल अकेली अपनी सहेलियों के साथ यहाँ रहती है। यह कह सहेली चली गई। जीमण का थाल उठाने नाई आया। जीमण बोलते हैं खाने को, और नाई उनका थाल उठाने आया। बोला, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार नहीं, कोई अंत नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है। श्रृंगार करके नीचे बाग में आती है तो चांद बादलों में छिप जाता है। उसकी मेढ़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। मण मण दूध से रोज स्नान करती है। 40 किलो का एक मण होता है हमारे राजस्थानी में। शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। हमीर ने पूछा, मूमल की शादी हो चुकी है या वह कुंवारी है? बिल्कुल अखंड कुंवारी, रात दिन राग रंग में डूबी रहती है, लेकिन पुरुषों से बिल्कुल दूर। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान पुरुष उससे शादी करने आए, लेकिन मोमन ने तो उनकी तरफ देखा ही नहीं। कोई पसंद नहीं आया। मोमन ने तो प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो वह सारी उम्र कुंवारी ही रहेगी। मोमल की सहेली आई। आप में से किसी एक को मोमल ने मेढ़ी में पधारने की अर्ज की है। अब वो समय आ गया है जब मोमल और महेंद्र एक दूसरे से प्रथमतः मुखातिब होंगे। हमीर ने कहा, साले जी आप जाइए। महेंद्र ने कहा, नहीं, पहले आप पधारिए। कि आप पधारने का किस्सा ये है कि राजस्थान संस्कृति में बहनोई का स्थान सदैव ऊपर रखा गया है। तो एक है, हमीर ने साफे से पेंच ठीक किए। पेंच यानी कि एक लड़नुमा पेंच बांधे जाते हैं राजस्थानी साफे में। उन पेंच को ठीक किया, इत्र लगाया, कमर में तलवार लटकाई, मूंछों पर बंट लगा सहेली के साथ खो लिया। आगे आगे सहेली, पीछे पीछे हमीर। मेढ़ी आई। मेढ़ी क्या, एक भूल भुलैया। अंदर घुसते ही इत्र, केसर, कस्तूरी की खुशबू की लपटें आ रही थी। चौक में पहुंच सहेली ने कहा, आप भीतर पधारो। हमीर थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, उसको सामने शेर नजर आया। वह उसका रास्ता रोके बैठा था। दाहिनी ओर देखा तो एक अजगर उसका रास्ता रोक कर बैठा था। हमीर ने सोचा, यह तो धोखा है। मूमल औरत नहीं, कोई डाकिन है। उसका काम आदमियों को मेढ़ी में बुलाकर उन्हें मारने का है। हमीर उल्टे पांव चौक से बाहर निकल गया। मूमल ने सहेली से पूछा, तू जिस सरदार को साथ लाई वह कहाँ गई? सहेली ने कहा, मैं तो उन्हें चौक तक छोड़ गई थी, शायद शेर या अजगर से डरकर वापस चले गए। अब जैसे ही हमीर वापस लौटे और महेंद्र उनसे प्रश्न करता है कि जीजा जी क्या हुआ? क्या मूमल की सूरत पसंद नहीं आई या उसकी आवाज़? हमीर जवाब दे उससे पहले उसकी सहेली ने आकर महेंद्र से कहा, अब आप अंदर पधारो, मेढ़ी में मूमल आपका इंतज़ार कर रही है। हमीर ने भी हंसते हुए कहा, हाँ साले जी, अब आप जाओ। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहना, हाथ में भाला लिया, आगे आगे सहेली और अब पीछे पीछे महेंद्र हो लिया। हमीर की तरह ही सहेली ने उसे भी चौक पर छोड़ा। महेंद्र आगे बढ़ा तो उसे भी वह शेर नजर आया, रास्ता रोके हुए। महेंद्र ने उठाकर शेर को भाला मारा। शेर जमीन पर लुढ़क गया। उसकी चमड़ी में भरा हुआ भूसा निकल आया। अब यानी कि बात यह हुई कि शेर नकली था, जिसे घास फूस डाल के बनाया गया था। महेंद्र अपने मन ही मन मुस्काया। मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। अजगर में भी भूसा ही भरा हुआ। अब तो पता ही लग गया हमीर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया। यानी कि जब हमीर डरकर बाहर निकल गया तो महेंद्र कहता है कि अब हमीर यानी बहनोई उनके बाहर क्यों आ गए थे? इस शेर से डरकर या अजगर से डरकर बाहर आ गए थे। महेंद्र आगे बढ़ा। अगले चौक से उसे पानी का भरा हुआ मिला। ऐसा लगता था पानी बहुत गहरा है।
महेंद्र ने सोचा इसे तैरकर पार करना चाहिए। पानी की गहराई जांचने के लिए उसने पानी में अपना भाला डाला। भाला डालते ही खट की आवाज़ आई। महेंद्र समझ गया कि यह पानी नहीं, कांच का बना हुआ फर्श है। सामने उसे ऊपर चढ़ती सीढ़ियाँ नजर आई। महेंद्र कांच का बना फर्श पार कर खट खट करता सीढ़ियाँ चढ़ गया और सीधा मूमल की मेड़ी में पहुंच गया। अब जब दोनों एक दूसरे से मुखातिब होंगे। आगे मूमल खड़ी थी। उसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। ऐसे लग रहा था जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। लक्ष्मी कुमारी जी ने इतने बेहतरीन शब्दों का प्रयोग किया है कि ऐसे लग रहा था जैसे बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से ज़मीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी आँखें, मद भरे प्यालों जैसी, तपे हुए कंदन जैसा रंग, वक्ष जैसे कि सांचे में ढाला गया हो, पेड़ जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग में जैसे मद उफन रहा हो। महेंद्र के मुंह से निकल पड़ा कि न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप आया होगा। रणवास रानीवास को कहा जाता था, जहाँ राजाओं की रानियाँ रहा करती थी, उसे रणवास कहा जाता था। महेंद्र ठगा सा रह गया और एक मूमल को देखने लगा। देखे भी क्यों ना, ऐसी सुंदरी उसने अपने जीवन में पहले कभी देखी नहीं थी। मूमल के मुंह पर उसकी आंखें गड़ गई। गड़ी तो ऐसी गड़ी कि मूमल के हिये में आ जा अड़ी। नैनों की भाषा नैन समझते हैं, मन को तुरंत मन पहचान लेता है। महेंद्र सोच रहा था विधाता ने क्या रूप से रचा है। मूमल मन में कह रही थी क्या तेज हैं, नैन क्या खंजर है। दोनों एक दूसरे में डूबे हुए। मूमल की पलकें नीचे झुक गई और आंखें चुगली खा गई। कहीं तो यही वह तो नहीं जिसका मन में मैं ख्वाब संजोए बैठी। मूमल उठी, 2 कदम आगे बढ़ स्वागत किया। महेंद्र को लगा कि कोई हंसनी तो नहीं आ रही मानसरोवर पर। लाल पतले होठ हिले, पधारिये विराजिए, उन्होंने कहा। महेंद्र को लगा जैसे वीणा के तारों को अंगुली छू गई हो। एक ऐसा संगीतमय वर्णन लक्ष्मी जी ने किया। मूमल ने तो महेंद्र को केवल बातें करने और उसके देश की बातें पूछने बुलाया था, पर वह तो भूल गई कि क्या पूछे। आने से पहले महेंद्र ने भी सोचा था कि वह मूमल से क्या क्या बातें करेगा। वह भी भूल गया कि क्या बातें करनी है। महेंद्र ने 2 कदम आगे बढ़ाए और मूमल ने हाथ फैलाकर उसका स्वागत किया। रात ढलने लगी, तारे छिपने लगे, आकाश में सूरज की सिंदूरी दिखने लगी। सूरज की सिंदूरी अर्थात सूरज छिपने लगा, और जब आकाश लाल हो जाता है, सूरज की सिंदूरी दिखने लगी, चिड़िया चहकी। मूमल और महेंद्र को पता ही नहीं चला कब रात खत्म हुई और कब सूरज निकला। उधर हमीर रात भर नींद नहीं ले सका। महेंद्र अभी तक नहीं आया। कहीं उस डाकिन ने उसे मार तो नहीं दिया। सुबह होते ही उसने नाई के साथ मेड़ी पर संदेशा भिजवाया, महेंद्र जी को कहो कि अब तो बाहर आए, अब तो सारे समाचार सुना दिए होंगे, अब तो जाना ही पड़ेगा। महेंद्र ने कहा। मूमल ने कुछ नहीं कहा, महेंद्र को देखती रही। वह समझ गया और कहा कि मूमल मैं वापस आऊँगा, एक बार नहीं 1000 बार। महेंद्र बाहर आया तो हमीर उसके गले पड़ गया कि वाह महेंद्र जी, ऐसी भी क्या बातें हुई जो सारी रात निकाल दी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आए। हमीर बोलता जाए, डांटता जाए, सवाल पूछता जाए, लेकिन महेंद्र एकदम चुप। उसे तो मूमल के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मूमल की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह तो केवल यह कहता रहा कि मारी महाड़ेची ये मूमल हाले नी अमराणे रे देश, यानी कि मेरी मांड देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमराने चलो, यानी कि आओ मूमल अमरकोट की आपको अमरकोट ले चले। हमीर बोला
महेंद्र जी, मैंने तो तुम्हें एक समझदार आदमी समझा था, ये क्या हो गया तुम्हें? महेंद्र ने कहा, मूमल के नैनों की चोट खाकर कोई जिंदा नहीं रहा। सांप का डसा आदमी बच सकता है, लेकिन मूमल की चोट खाया आदमी नहीं। हमीर बोला, क्यों पागल हो रहे हो? ऐसा मूमल में क्या होगा? जैसी दूसरी औरतें हैं वैसी ही वो होगी। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी खूबसूरत, थोड़ी और अधिक होगी। महेंद्र ने कहा, आपने मूमल को नहीं देखा, इसलिए आप मुझ पर हंस रहे हैं। दोनों सवार अपने घोड़े पर चढ़ अपने काफिले की तरफ चले। हमीर को पहुंचने की जल्दी सोडाजी यानी कि महेंद्र की बहन उसका इंतज़ार कर रही होगी। महेंद्र बिल्कुल निढाल गुमसुम अपने विचारों में मूमल की याद में और वियोग में खोया हो। पड़ाव पर पहुंच हमीर ने सोडा जी को उनके भाई महेंद्र की दशा बताई। सोडी जी ने कहा, 4-5 अच्छे सरदारों के साथ महेंद्र को आज ही अमरकोट भिजवा दो। पर वो कहते हैं कि इंतज़ार के लम्हे बड़े अजीब होते हैं, बजाए दिल सीने के आंख में धड़कता है। प्रेम संघर्ष कर सकता है, लेकिन प्रतीक्षा अब कहाँ प्रेम में बाकी है। महेंद्र अमरकोट पहुंचा। दिन तो किसी तरह कट जाता, लेकिन शाम पड़ते ही शरीर में वियोग की आग लग जाती। मूमल ही मूमल नज़र आती। जितना अपने मन को समझाता, उतनी ही ज़्यादा उसको मूमल याद आती। उसे तो एक ही बात, एक ही ख्याल, एक ही धुन कि अब लोदरवे वापस कैसे जाऊं। लोदरवा और मूमल इस समय अमरकोट पाकिस्तान में है और जैसलमेर हमारा जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है वहाँ लोदरवा है। कोई परिवहन नहीं था। आगे की कहानी ये कि इतनी दूरी पर दोनों मिले कैसे, कैसे रोज दोनों का मिलन हुआ, उस बारे में हम बात करेंगे। मेडी की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूं, मूमल से कैसे मिलूं, अपने घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ती और कोई उपाय समझ नहीं आया। उसने अपने ऊँटों को चराने वाले रामू रायका को बुलाया। रायका राजस्थान की ऊँट पालक जाति है जो ऊँट पालती है। अपने रामू रायका को बुलाया और पूछा, क्या अपने ऊँटों के टोले में कोई ऐसा ऊँट है जो रातों रात लोदरवा जाकर वापस होते ही अमरकोट लौट आए। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊँट, आपको इस कहानी में प्रतीत होगा कि ऊँट का महत्व राजस्थान की दृष्टि से कितना है, ये आप महेंद्र मूमल की कहानी से लगा सकते हैं। रामू ने हाथ जोड़ कहा कि टोले में एक सबसे बढ़िया चीखल ऊँट है, वह यह लंबी मंजिल तय कर सकता है। चीखल चलने में कैसा है, उसकी चाल का तो क्या कहना। रामू राय का ऊँट के पक्ष में अपने विचार रख रहा है, ऊँट की तारीफ रख रहा है। ऐसे दौड़ता है कि जैसे पानी का नाला बह रहा हो, सवार के पेट का पानी तक नहीं हिलने देता। उसके ऊपर घी से भरा कटोरा लेकर आप बैठ जाओ तो क्या मजाल की एक बूंद भी गिर जाए। महेंद्र को कुछ संतोष सा हुआ, आशा की किरण नजर आई। रामू राय का चीखल के लिए एक दोहा पड़ता है कि छोटे कानों वाला, घने बालों की पूंछ वाला, घुटवा नली वाला, नाना करते नागौर पहुँचे, देखते देखते जैसलमेर पुगावे, घड़ी एक रस्सी ढीली छोड़ो तो दिल्ली की खबर पलक मारते ले आवे। रामू राय का चीख ऊँट के लिए पड़ता है। दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ कि छोटे कानों वाला, घने बालों की पूंछ वाला, घुटवा नली वाला, नाना करते नागौर पहुँचे, देखते देखते जैसलमेर पुगावे, घड़ी एक रस्सी ढीली छोड़ो तो दिल्ली की खबर पलक मारते ले आवे। चीखल की जो रफ्तार है उसको रामू रायका ने इस दोहे में पिरोया। शाबाश, महेंद्र बोला, तो चीखल की सवारी के लिए तैयार करके अभी ला। महेंद्र ने रामू रायका से कहा और रामू ने चीखल को सवारा। नाक में नई नकेल लगाई, गले में कौड़ियों का पट्टा डाला, गोरबंद पहनाया। गोरबंद राजस्थान में ऊँट के गले का आभूषण है।
गोरबंद के बिना तो कहते हैं ऊँट अधूरा है, गोरबंद न खराड़ो, एक लोकगीत भी है राजस्थान का। गोरबंद पहनाया, कानों में चांदी की कड़ियाँ डाली, पलाण से पूंछ बांधी, नेवरियाँ पहनाई पाँवों से। ये ऊँट का श्रृंगार है। ऊँट का महत्व आप इस श्रृंगार से लगा सकते हो कि राजस्थान के लोगों को ऊँट कितना प्यारा था। महेंद्र ने चीखल पर बैठ एड़ लगाई, एड़ यानी एड़ी लगाई। चीखल ने लोदरवे का रास्ता पकड़ा। ऊँट तो मानो हवा से बातें करते जा रहा था। एक पहर रात बीते चीखल ने महेंद्र को लोदरवे जा पहुंचाया। एक रात पहर बीते यानी कि एक पहर भी नहीं बीता था और चीखल महेंद्र को लेकर अमरकोट से लोदरवा जैसलमेर पहुंच चुका था। महेंद्र मुगल से आ मिला, मानो ज्येष्ठ मास में जलती झुलसती धरती को पावस का पानी मिल गया। महेंद्र की प्याली जैसी बड़ी बड़ी आंखों में नेह उमड़ रहा था। मूमल उस रस की घूंटे पी रही थी। जितनी पी रही थी उतनी प्यास पड़ रही थी। चंदन के पेड़ पर लिपटी लता भांति मूमल लहरा रही थी। हृदय का नेह नैनों में झलक रहा था। महेंद्र अपने भाग्य को सरा रहा था। उठा हुआ वक्षस्थल, पतली कमर, देवालय के स्तंभ जैसी जंगाएं, खराद पर उतारी पिंडलियां, सुपारी जैसी एड़ी। ऐसी स्त्री पाना तो पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। महेंद्र इस प्रकार अपने नेह का वर्णन करता है। ऊपर 16 कला युक्त चंद्रमा अमृत किरणें बिखेर रहा था। नीचे मूमल के अमृत भरे महेंद्र के कानों में बोल अमृत बरसा रहे थे। मूमल के लंबे काले केशों को सहलाते महेंद्र ने पूछा, तुम्हारी वन्य जीवों से जान पहचान है, इन नागिनियों को कब से पाला? उन जुल्फों के बारे में महेंद्र कहता है कि नागिनियों को कब से पाला। हिरण जैसी आंखों से मूमल ने महेंद्र की ओर ताका। आंखों में आंखें डालते महेंद्र ने पूछा, यूं झांकना क्या मृगियों ने सिखाया है? हिरणी को यहाँ मृगियाँ कहा गया है। दोनों रस के सागर में डुबकियां लगाते रहे। महेंद्र ने कोने में पड़ी सितार उठाई, माड़ राग के स्वर निकाले। स्वरों के साथ राग की रसीली मूमल की गर्दन हिली। सदे हाथ से ताल लगा दी। गर्दन के झटके के साथ महेंद्र की आवाज़ गूंगी, मारी जग मीठी ये मूमल, हाँ ये मारी हरियाली मूमल, मारी नाजकड़ी ये मूमल, हाले तो ले चालू मारे देश। तारों की ज्योति मंद हो रही थी। घड़ियां पाल में बीत रही थी। वे तो प्रीत की उस नगरी में बसे रहे जहाँ की गर्म लू शीतल मंद सुहावनी हो जाती, जहाँ के कांटों में फूलों की खुशबू आती। पीड़ा में आनंद और हार में जीत का मज़ा आता। 3 पहर रात गए महेंद्र ने चीखल ऊंट पर चढ़कर फिर एड़ लगाई और तारे छिपे उनसे पहले वह अमरकोट में वापस पहुंच गया। महेंद्र के लिए तो यह रोज की दिनचर्या बन गई। रात पड़े रामू चीखल को सजाकर लाता। 1 पहर रात गए महेंद्र लोदरवे पहुंचता, मूमल की मेड़ी में रहता और 3 पहर गए वह लोदरवा छोड़ता और मुंह अंधेरे यानी सुबह 3 से 4 बजे के करीब पुनः अमरकोट पहुंच जाता। महेंद्र विवाहित था। उसकी 7 रानियां पूर्व भी थी। अब ये कहानी एक ट्विस्ट लाएगी। महेंद्र विवाहित, 7 रानियां पूर्व। अब हुआ क्या कि जब महेंद्र लौटता, कहानी पढ़ने से पहले मैं बताता हूँ, जब लौटता तो अपनी छोटी से छोटी रानी के पास जाकर सुबह सो जाता। अब आगे की कहानी में क्या कहता है, महेंद्र लौटते ही अपनी छोटी बहू की मेड़ी में जाकर सो जाता और बाकी 6 पत्नियां छोटी बहू से बहुत ईर्ष्या करती। उन्हें लगता कि महेंद्र छोटी रानी से बहुत प्यार करता है। महेंद्र से मिले उनको 7 महीने बीत गए। एक दिन अन्य पत्नियों ने अपनी सास से जाकर छोटी बहू की शिकायत की कि हम तो 6 बहुएं बैठी आपके बेटे का इंतज़ार करती हैं, 7 महीनों से वह हमारे एक भी मेड़ी पर नहीं आए। हर रात वह छोटी बहू के यहाँ बिताते हैं। यह कौन सा न्याय है? अब बेटी यह तुम क्या कर रही हो? दूसरी बहुएं भी महेंद्र शादी करके लाया है और वह तुमसे पहले।
उनके पास भी तुम मेरे बेटे को जाने दिया करो, उनका भी तो उस पर हक है। अब महेंद्र की पोल खुलने वाली है, जो रात्रि रात्रि भर वह चीखल पर बैठकर लोदरवे जाया करता था। छोटी बहू अपने सास के पैरों को हाथ लगाकर बोली, आपके पैरों की सौगंध, आपका बेटा पिछली पहर मेरी मेड़ी पर आता है और बिना कुछ कहे सो जाता है, तो फिर दोपहर को ही उठता है। मेरे से पहले तो 7 महीनों में उन्होंने एक बार भी बात नहीं की, कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं। अब जो हमने काक नदी की बात की थी, महेंद्र का जो राज है वो इसी काक नदी की वजह से खुलेगा। महेंद्र की माँ को शंका हुई और उसने अपने पति विसलदे यानी महेंद्र के पिता से कहा, विसलदे चालाक चतुर, कहा छोटी बहू से पूछो, जब महेंद्र आता है तो उसमें कुछ खास बात नज़र आती है। उसने कहा कि महेंद्र जब रात को आता है उसके बाल कुछ गीले नज़र आते हैं और उसके बालों से पानी टपकता है। अब विसलदे बहुत चतुर, विसलदे ने कहा कि एक काम करना, जब वह आएगा तो उसके बालों के नीचे एक कटोरा रख देना, टपकता हुआ पानी उसमें गिरेगा और फिर मुझे वह कटोरा दिखाना। दूसरे दिन कटोरा विसलदे के सामने आया। विसलदे ने पानी देखा और उसे चखा, टेस्ट किया पानी को, और उसने यह अंदाज़ा लगाया कि यह पानी तो काक नदी का है, जिस काक नदी के बारे में मैंने पहले जिक्र किया था कि यही काक नदी आगे महेंद्र की पोल खोलने वाली। ज़रूर महेंद्र मूमल की मेड़ी जाता है, उसी काक नदी के किनारे मूमल की मेड़ी बनी हुई है। 7 बहुओं के जैसे आग लग गई। क्या हम सब एक तरफ और मूमल हमसे बढ़कर? सबों ने मिलकर सलाह की पता लगाया जाए कि महेंद्र कैसे लोदरवे पहुंचता है। फिर आगे की सोची। अपने रिश्तेदारों को रात भर जगे रहने का कहा गया, इस बात का पता लगाने को कहा। रात पड़ी तो रामू चिकन को लेकर आया, महेंद्र सवार हो रवाना हो गया। 7 बहुओं ने कहा कि चिखल के पैर तोड़ दो। जो ऊँट एक रात में अमरकोट से लोदरवा और लोदरवे से पुनः अमरकोट आ जाता था, न चिखल रहेगा न महेंद्र रातों रात लोदरवा पहुँचेगा। अब पुनः वियोग की एक कड़ी इस कहानी में जुड़ेगी। 7 बहुओं ने चिखल के पैर तोड़वा दिए। रात पड़े जब रामू और चिखल ऊँट नहीं आए तो महेंद्र रामू के घर गया। उसे आवाज़ लगाई। रामू की स्त्री ने कहा कि वह तो बिस्तर पर पड़ा है। क्यों, क्या हुआ? महेंद्र पूछता है। हुआ क्या? आपकी बहुओं ने उसे आपकी सेवा करने का इनाम दिया है। उनके रिश्तेदारों ने चिखल के पैर तोड़ रहे थे और इसने जब उसे बचाने की कोशिश की तो इनकी भी पसलियां तोड़ दी गई। अब चिखल के पांव तोड़ दिए गए। महेंद्र को बहुत गुस्सा आया। बोला, गजब हो गया, खैर रामू का इलाज कराओ, सारा खर्चा मैं दूंगा। अब जो उसे प्रेम मिलन के लिए चिखल देगा उसके लिए खर्चा देना कोई बड़ी बात नहीं। अरे रामू, क्या चिखल की बराबरी का कोई दूसरा ऊँट नहीं है? रामू ने कहा, है तो सही, लेकिन चिखल जितना सुलझा हुआ नहीं। लाल रंग की टोरडी ऊँट की छोटी बच्ची को बोलते हैं, सबसे अलग। टोले में देखते ही पहचान जाओगे। ध्यान रखना, अपना चाबुक ऊंचा मत करना। एक बार चमक गई यानी कि डर गई तो फिर काबू में आना मुश्किल है। जिधर उसका मुंह होगा उधर भाग जाएगी। महेंद्र को कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला था नहीं। महेंद्र को सिर्फ एक चीज़ नज़र आती थी, वो लोदरवा, और लोदरवा में मूमल की वो काक नदी के किनारे मेड़ी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि चिखल है या कोई टोरडी। उसे सिर्फ मूमल से मिलन करना था, मिलना था। अब महेंद्र उस मेड़ी की ओर निकला है, उस टोरडी पे सवार होकर। महेंद्र ने लाल टोरडी को जा ढूंढा, पलान कसा, लोदरवा का रास्ता पकड़ा। चिखल का मुकाबला तो नहीं, लेकिन तेज उससे भी ज़्यादा।
महेंद्र को ध्यान नहीं रहा, गलती से चाबुक ऊंचा कर दिया। फिर क्या था, टोरडी चमकी और भी तेज भागी। अंधेरा, छिटपुट छिटपुट छांटे गिर रहे थे, रास्ता साफ दिखाई दे नहीं रहा था। थोड़ी देर में महेंद्र को एक झोपड़ी में दिया जलता नजर आया। उसने सोचा कि जब हमेशा मैं अमरकोट से लोदरवा जाता हूं तो रास्ते में कोई झोपड़ी आती नहीं है। क्या ज्ञान हो गया था कि रास्ता भटक चुका है, लेकिन मन में एक प्रतिज्ञा लिए निकला है कि मूमल से मिलना ही मिलना है। रास्ते में कोई झोपड़ी नहीं आती, जरूर रास्ता भूल गया हूं। मुश्किल से टोरडी को काबू कर महेंद्र झोंपड़ी के पास गया। आवाज़ लगाई कि राहगीर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, कौन सा गांव है भाई? आवाज़ आई कि ये तो बाड़मेर है। जैसलमेर से बाड़मेर पहुँच गए। अंधेरा था, टोरडी को चाबुक हुआ और रास्ते बदल गए। रास्ता भूल गए, कोई बात नहीं, रात यहीं बिता लो। झोपड़ी से आवाज़ आई, बाड़मेर का पानी भले ही खारा हो, आदमियों के दिल तो मीठे हैं। कि बाड़मेर का पानी चाहे खारा हो, लोगों के दिल तो मीठे हैं। राहगीर ने यह आवाज़ दी इस झोपड़ी के अंदर। राजस्थान की एक और बड़ी बात, लेकिन महेंद्र को लोदरवे पहुंचने की जल्दी। झट से टोरडी को घुमाया, सामने दो रास्ते जा रहे थे। सोचा सीधे हाथ का रास्ता लोदरवे ले जाएगा। लाल टोरडी को उसी रास्ते डाल दिया। काफ़ी देर बाद दूसरा गांव आया। कुछ लोग बाहर बैठे चिलम पी रहे थे। टोरडी रोक महेंद्र ने लोगों से गांव का नाम पूछा तो बताया कि गांव का नाम पुगल है। रास्ता फिर भटक चुके हैं। लोदरवे की जगह बाड़मेर पहुंच गए और बाड़मेर से हम पुगल पहुंच गए। बिलोच के पठान कभी कभी गांव लूटने आते हैं। ये उस समय जो गांव के बाहर पहरा दे रहे थे वो कहते हैं कि बिलोच के पठान कई बार गांव लूटने आते हैं, हम लोग बाहर पहरा दे रहे हैं। महेंद्र ने सोचा ठीक है, यह तो गजब हो गया। अमरकोट से बाड़मेर और बाड़मेर से पुगल, लोदरवे कौन सा रास्ता जाएगा? मन में अभी भी कितना भटक चुके हैं, लेकिन प्रेम भटका नहीं। प्रेम अभी भी लोदरवे की ओर खींच रहा था। वह बोला, भाई लोदरवे का कौन सा रास्ता है? महेंद्र पूछता है। मेरा ऊँट बहुत चमकता है, तुम में से एक मुझे अपने पास आकर के बता दो कि लोदरवे को कौन सा रास्ता जाता है। एक बुड्ढे ने कहा, किसना तू जवान है, जा ऊँट सवार को उसका रास्ता बता दे। किसना उठकर महेंद्र के पास आया, हाथ ऊंचा कर रास्ता बताने लगा तो महेंद्र ने खींचकर अपनी टोरडी पर बिठा लिया और रवाना हो गया। किसना चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? महेंद्र ने कहा, चिल्ला मत, जानी पहचानी धरती आते ही तुझे छोड़ दो। अब मुझे लोदरवा का रास्ता बता चल। किसना रास्ता बताता जाए और महेंद्र टोरडी को भगाता जाए। लोदरवा की जानी पहचानी धरती पर पहुंच महेंद्र ने किसना को टोरडी से उतार दिया। मूमल की मेड़ी में दिया जल रहा था और आज मूमल इंतज़ार में डूबी हुई थी, क्योंकि महेंद्र बहुत देर कर चुका था। तीसरे पहर ढल चुका था। महेंद्र का इंतज़ार करते करते मूमल की आंख लग गई। मेड़ी में मूमल की बहन सुमल आई हुई थी। सहेलियों के साथ देर रात तक सुमल ने खेल खेले। खेल में वह पुरुष बनी। उसने पुरुष के कपड़े पहन रखे थे। उन्हीं कपड़ों में मूमल से बात करती करती सुमल भी मूमल के साथ उसी पलंग पर सो गई। अब ट्विस्ट ये आएगा कहानी में कि महेंद्र ने मूमल को किसी पुरुष के साथ सोते हुए देखा। हालांकि वह है कौन? मूमल की बहन सुमल, जो स्वांग या खेल रचते हुए जिसने पुरुष के वस्त्र धारण कर रखे हैं। लेकिन अब आगे की कहानी कहती है कि मूमल की मेडी की सीढ़ियाँ चढ़ जल्दी जल्दी उसके पलंग के पास गया। पलंग को देखते ही जैसे मूमल को महेंद्र को हजार बिच्छुओं ने काटा। मूमल दूसरे पुरुष के साथ सो रही है। जिस मूमल के लिए मैं अपने प्राण देता हूँ वह मूमल ऐसी निकली। जिस मूमल के लिए मैं कोसों दूर भटकता आया हूँ
वह किसी पुरुष के साथ सो रही है, ऐसी औरत पे धिक्कार है। महेंद्र जिन पैरों आया, मोमल की मेडी को छोड़कर सीढ़ियां उतरकर टोरडी पर वापस चढ़कर अमरकोट रवाना हो गया। सुबह मोमल की आंख खुली, महेंद्र के हाथ से गिरा चाबुक उसे दिखाई दिया कि महेंद्र आया तो था, लेकिन है कहाँ। उसने महेंद्र को आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं। इधर उधर देखा, कहीं पता नहीं। जाली में से नीचे देखा तो ऊंट के पैरों के निशान साफ नजर आ रहे थे। क्या बात हुई, वह आया पर रुका क्यों नहीं? कहीं तो नाराज तो नहीं, लेकिन नाराजगी के कुछ सबब भी तो हो। मोमल को यह कतई पता नहीं था कि महेंद्र आया और वापस क्यों चला गया, और महेंद्र के मन में वह गलत फहमी थी कि वह किसी पुरुष के साथ सो रही थी। नाराज था तो मुझे जगाकर पूछ लेता। तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की कल्पनाएं मोमल के दिमाग में आई। रात पड़ी, दूसरे पहर का समय हुआ। श्रृंगार कर मोमल मेडी की छत पर चढ़ महेंद्र का इंतजार करने लगी, पर आज महेंद्र नहीं आने वाला था। चांद अमृत बरसा रहा था। छत पर बैठी मोमल की अंगुलियां सितार के तारों पर थिरक रही थी। असल हेतालू घर आने के लिए महेंद्र को पुकार रही थी। काक नदी की लहरें थिरक रही थी, दूर फैले मैदान में गूंज रही थी। सच्चा प्रेमी नहीं आया, मैं आ गया हूँ मोमल, ऐसी आवाज़ नहीं आई। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन बीते, नहीं आया। मोमल असल हेतालू को आवाज़ देती, थक कर पड़ जाती। मिश्री के कुंजा जैसा मीठा महेंद्र कहाँ है? अब सितार के तार गाते नहीं थे, रोते थे। थारी मोमल रानी रे उदास, मोमल रो बुलाओ आवरे। असल हेतालू मारे घर आओ, थारे बिना रे धरती धुंधली। कि धरती धुंधली दिखाई देती है, तुम्हारे बिना तुम आओ। फीकी आंखों से मार्ग देखा करती, इत्र के कूपे काक नदी में उड़ेल दिए। दर्पण पर पर्दा डाल दिया गया, खाना पीना छोड़ दिया गया। सिर में तेल डाले महीनों हो गए, कंचन जैसी काया जैसे काली पड़ गई हो। अमरकोट चिट्ठी भेजी तो महेंद्र की बहुओं ने महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने नहीं दी। महेंद्र से मिलने आदमी भेजे तो उन्हें शहर में घुसने नहीं दिया गया। आखिर मोमल का एक गाना गाने वाला ढोली किसी तरह वेश बदलकर झूठ बोले इनाम देकर महेंद्र के महल में पहुंच गया। रात पड़े उसने मांड राग में गाना शुरू किया। मांड राग जैसलमेर की प्रसिद्ध संगीत राग है। कि तुम्हारे बिना सोडा रानी है धरती धुंधली, तेरी मोमल रानी है उदास। मोमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र, अब तो घर आओ। महेंद्र का दिल नहीं पसीजा उसे तो मोमल के पलंग पर सोया हुआ वह पर पुरुष ही दिखाई दे रहा था। ढोली को नौकर के साथ कहला भेजा कि मोमल से कह दो कि मैं रूप का लोभी जरूर हूं, लेकिन वासना का कीड़ा नहीं हाँ। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है अब उसी के साथ रहे, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली ने जाकर मोमल को सारी बात सुनाई। मोमल के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। अब समझी कि महेंद्र क्यों नहीं आया। सपने में भी मोमल ने नहीं सोचा था कि उस पर ऐसा कलंक लगेगा। मोमल रथ में बैठ अमरकोट पहुंची और महेंद्र को समाचार भेजा कि एक बार तो मिल लो, एक बात मेरी बात सुन लो, आपके दिल का बहम निकल जाएगा। मैं कलंकिनी नहीं हूँ, आपके सिवाय मेरा किसी और से संबंध नहीं है। अपने प्रेम की परीक्षा देने के लिए मोमल अमरकोट पहुंच चुकी है। महेंद्र ने सोचा शायद मोमल पवित्र है, मुझे गलतफहमी हो गई। मोमल को कहलाया कि मैं तुम्हें सुबह मिलने आऊँगा। मोमल को आशा बांधी। अब यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि इस कहानी के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था। ये कहानी अमर क्यों हुई इतिहास में। महेंद्र ने सोचा देखें मोमल मुझसे कितना प्यार करती है। सुबह उसने अपने एक नौकर को सिखाकर मोमल के डेरे भेजा। नौकर रोटा पीटता डेरे पहुंचा, कहने लगा कि महेंद्र जी को तो रात नाग डस गया।
नौकर का यह कहना था कि मूमल को पछाड़कर जमीन पर गिर गई और मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए। महेंद्र ने सुना तो वह पागल हो गया। सारी उम्र हाय मूमल प्यारी मूमल करता फिरता रहा। जैसलमेर के पास लोदरवे में काक नदी के किनारे आज भी उस मूमल की मेड़ी बनी हुई है। असल प्रेम की यह कहानी राजस्थान में इस वजह से प्रसिद्ध है कि अपने प्यार की जो परीक्षा थी है मूमल ने बड़ी सफलता से पेश की। ये थी महेंद्र मूमल की एक प्रसिद्ध कहानी। इसी के साथ साथ हम राजस्थान की और कहानियों पर भी चर्चा करेंगे। अपने कमेंट के अंदर यह ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यह कहानी राजस्थान की है और भाषा हिंदी राजस्थान हमारे हिंदुस्तान की। और इसी प्रकार हम राजस्थान की और कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।